दोस्तों नमस्कार। आपके सामने हम आज अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं। जो आज अपन पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना का टॉपिक। सही ना? मेरा नाम रमेश कुमार है। जो आपको जितने टॉपिक हैं रिट मेंस में आ रहे हैं वो सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है जो अपने संविधान से संबंधित जो विशेषता थी उसकी प्रगति मैंने जो पहली क्लास ले रखी है उसमें सारा बता दिया है। इसलिए बच्चों आपको है ना एक एक टॉपिक के वर्ड है ना आपको पढ़ना है। कहते हैं कि सामने ही मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। देख लो भैया, अब आज अपनी प्रस्तावना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से एग्जाम में डेफिनेटली 1% जरूर आता है। इसलिए आपको है ना इस टॉपिक को ध्यान से अपन को पढ़ना है और आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना शब्द अपन भारतीय संविधान का क्या है? संविधान। मैंने यहां पे दे रखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो अपन को ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में किस तरह से क्या भाग हुए थे, किस तरह से अपन प्रस्तावना लागू की गई थी, तो ध्यान रखना। तो अपने जब संविधान बना था जब भाग कितने थे? तो भाग ध्यान रखना 22 थे। टोटल भाग कितने थे अपने? 22 भाग थे। और इसमें आपको अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद याद रखना है कि टोटल अपने 395 अनुच्छेद थे। और इसमें अगर आपको ज्यादा पूछे तो इसमें अपने भाग 22 हो गए, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां थी। कितनी थी? अनुसूचियां। जो अनुसूचियां थी मूल संविधान में अलग थी और बनके जब संविधान बन गया लागू हो गया था उस समय अनुसूचियां 12 हो चुकी थी। कितनी हो गई थी? और अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि मूल संविधान में मूल संविधान में अनुसूचियां मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अपन को संविधान में 8 अनुसूचियां थी। फिर ये संविधान की प्रस्तावना प्रारंभकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया था। सबसे सामने लाने वाले कौन व्यक्ति थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या किया? प्रस्तावना को, कब की बात है ये? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। क्या लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए। कौन सा प्रस्ताव लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को सामने रखा गया। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव को सामने रखा गया। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगा, सीधा पूछेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ध्यान रखना, पारित करने की डेट और किसने लागू किया था वो डेट तो ध्यान रखना। तो अपन को 13 जब लागू करने वाला कौन था? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को सामने रखने की बात की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था? जब पारित की बात आए तो 22 जनवरी। कब की बात है ये? 22 जनवरी 1947।
1947 को ये अपने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो आपको यहाँ से प्रस्तावना में से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, वो आपको जरूर आता है, तो आप ध्यान रखना। मैंने एक एक बात बारीक से जो चीजें बता रहा हूं वो आप थोड़ा देखते रहना। फिर प्रस्तावना का जनक, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना के जनक कौन थे, तो प्रस्तावना के जनक ध्यान रखना कौन थे। प्रस्तावना के जनक पूछे तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। इन्होंने प्रस्तावना पास की थी, उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बताया था, और पारित करने वाले कौन थे, इसलिए इनको जनक के रूप में जाना जाता है। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रस्तावना का विचार, सबसे पहले विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो उद्देश्य के आधार पर कहते हैं कि अपना जो भारतीय संविधान है ये उधार का थैला है। उधार का थैला क्यों है? कि यहाँ से जितने भी स्रोत हैं वो बाहर से लेके आए, कि बाहर की कंट्री से अपन एक एक चीजों को उठा के अपने संविधान में डाला गया था, इसलिए इसे उधार का थैला कहते हैं, थैला बोलते हैं। इसलिए प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम पूछे तो सर्वप्रथम विचार किया था, प्रथम बात विचार कहाँ पे किया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कहाँ से किया जाता है? तो अमेरिका से किया जाता है। कहाँ से किया गया था? अमेरिका से किया गया। फिर है प्रस्तावना की थीम। अगर आपको थीम पूछे या इसकी प्रकृति पूछे, थीम है, प्रकृति है या भाषा, क्या पूछे? थीम है, प्रकृति है या भाषा, तो ध्यान रखना वर्ड एक ही है, इन शब्द के शब्द है ना एक ही है, परंतु इसके भाग अलग अलग बता दिए गए। क्या इसको थीम को, क्या इसकी प्रकृति बोलो, चाहे भाषा बोलो। ये भाषा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से, कहां से है? ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ये कहां से है? ये ऑस्ट्रेलिया से। अपन प्रस्तावना का जो भाषा की जो थीम थी, भाषा। आपको डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछेंगे कि प्रस्तावना के जनक कौन थे, तो आपको क्या बताना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बाद में आपको पूछ ले कि प्रस्तावना का विचार कहां से उत्पन्न हुआ था, तो प्रथम विचार कहां से उत्पन्न हुआ था? अमेरिका से हुए थे। कहां से हुए थे? अमेरिका से हुआ था। फिर प्रस्तावना की थीम या प्रकृति या भाषा पूछे आपको, तो ध्यान रखना कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से है? ये ऑस्ट्रेलिया से पूछेंगे। फिर प्रस्तावना से संबंधित वाद हुए थे। क्या हुए थे? कि संबंधित छोटे छोटे वाद उत्पन्न हुए थे, और कैसे कैसे वाद थे उनके बारे में अपन मैं बताता हूं। कैसे क्या है कि वाद हुए थे, जिसमें एक पहला वाद था अपना, कौन सा था? बेकवारी वाद। क्या था? बेकवारी वाद था। ये कब पारित हुआ था? अगर आपको पूछे तो कब पारित हुआ था? ये 1960 की बात है। कब की बात है? ये 1960 में ये पास हुआ था। इसमें क्या बात हुई थी? इसमें बात यही हुई थी कि प्रस्तावना है संविधान का भाग, प्रस्तावना में संविधान का भाग नहीं है। क्या है ये? बेकवारी वाद 1960 में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना संविधान संविधान का भाग नहीं है। क्या है यहाँ पे? नई बात कि संविधान का भाग नहीं है। फिर प्रस्तावना क्या बात बताई? दूसरी बात उन्होंने बताई कि प्रस्तावना भाग तो नहीं है, पर उन्होंने क्या बताया कि उद्देश्य, इसमें प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जाता है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। किसने कहा गया कि बेकवारी वाद 1960 में आया था, उसमें कहा गया था कि प्रस्ताव में संशोधन नहीं किया जाता।
फिर है इसी में कहा है कि उद्देश्य, इसमें एक प्रस्तावना है जो अपने प्रस्तावना को मार्गदर्शिता की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना में मार्गदर्शिता की भूमिका को दर्शाता है और इसी के अंतर्गत ध्यान रखना आप, ये प्रस्तावना की क्या बोला जाता है, इसे प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। किसमें कहा था, इसी में कहा था कि प्रस्तावना है संविधान की कुंजी। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये कहने वाला है, तो ध्यान रखना, ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले अर्नेस्ट बाकर थे। कौन थे, अर्नेस्ट बाकर। कौन थे, अर्नेस्ट बाकर। ये बात किसने की थी, अर्नेस्ट बाकर। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेंगे, तो आप ध्यान रखना, इसमें कैसे पूछेंगे कि बेगवारीवाद कब पारित हुआ, तो आपको बताना है 1960 में आया था। उनमें क्या क्या बातें आई थी, उसमें यह बात की थी, पहली बात की थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान में प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना में मार्गदर्शिता की भूमिका को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये मार्गदर्शिता की भूमिका को दर्शाता है और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। किसमें कहा गया, ये कहने वाला कहां पे था, बेगवारीवाद 1960 में आया था, उसमें कहा गया था कि भाई 1960 में कहा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, और कहने वाला कौन था, अर्नेस्ट बाकर। यहां से प्रश्न जितने भी आएंगे आपको फैक्ट डायरेक्ट आंसर पूछे जाएंगे, तो आपको है ना थोड़ा ध्यान रख के आंसर करना आपको। नेक्स्ट है गोकलनाथ वाद बना पंजाब सरकार। क्या था, गोकलनाथ वाद पंजाब सरकार, ये कब पारित हुआ था, तो आप ध्यान रखना कि गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब सरकार 1900 कब आया था, 1987 में, 67 में ये आया था। कब आया था, 67 में, 1906। इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसमें बात क्या की गई थी कि संविधान है प्रस्तावना की आत्मा है, और ये आत्मा की बात करने वाला कौन था, आत्मा की बात करने वाला, तो ध्यान रखना ये बात करने वाला कौन था, ठाकुरदास भार्गव थे। कौन थे, ठाकुरदास भार्गव थे। तो ध्यान रखना किसने कहा था, आत्मा ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अगर आपको गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब सरकार में जब ये वाद आया था, उसमें कहने वाला कौन था, ठाकुरदास भार्गव थे। इनमें देखना, इसमें पूछा है, अगला पूछा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का, यानी संविधान की आत्मा किसने कहा, कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भी कि संविधान की आत्मा कहने वाला कौन था, तो आप ध्यान रखना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान की आत्मा कहने वाला डी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे, डी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन कहने वाले थे, किसमें, 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत संविधान की आत्मा कहने वाले डी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे, डी.आर. अम्बेडकर थे। फिर जो भाग 3 आया था, तो भाग 3 में जो संविधान की आत्मा की थी, भाग जो 3 था जो मौलिक अधिकार से संबंधित था, मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 32 था, जिसमें मौलिक अधिकार की जो विशेषता पूछी गई थी, जो 6 भाग थे, उसमें से जो संवैधानिक
उपकारों का अधिकार। क्या था? संवैधानिक उपकारों का अधिकार था। उसमें से आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर भाग 3 था, उसी के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार थे उसमें संविधान की आत्मा कहने वाले विचारक हुए थे। उसमें आत्मा कहने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी। भाग 3 और 4 को भी संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? गेनविन ऑस्टिन थे। कौन थे? गेनविन ऑस्टिन थे। कौन थे ये? गेनविल ऑस्टिन। गेनविन ऑस्टिन थे। तो आप ध्यान रखना कि आपको डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे। जो बी में गोलकनाथ जो वाद आया था, जो पंजाब सरकार से संबंधित था, जो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान की आत्मा है, D.R. अम्बेडकर ने बात की थी। और भाग 3 के अंतर्गत संविधान की आत्मा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात की गई थी। फिर भाग 3 और 4 जब भाग आए थे, उसमें क्या भाग जो मौलिक अधिकार से और नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? गेनविन ऑस्टिन ने कहा कि ये मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें जो संयुक्त रूप से संविधान की आत्मा कहने वाले विचारक कौन थे? गेनविन ऑस्टिन थे। कौन थे? गेनविन ऑस्टिन थे। फिर बाद आया एक अच्छा वाद था, जिसमें क्या है? एक प्रस्तावना को पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। क्या कर दिया था? प्रस्तावना को पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था। और इसी में से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछा जाता है, इसमें आपको IMP लगा लो, क्योंकि इसमें एक मोस्ट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। इसमें क्या पूछा है कि केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल सरकार, ये 1973 में आया था। कब आया था? ये 1973 में आया था। जो प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें क्या बात की कि इसमें स्पष्ट कह दिया कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग है, इसमें बिल्कुल बात है। फिर इसमें बात की कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या बात की कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसमें एक बार संशोधन किया जा सकता है। इसमें किया जा सकता है। और वो कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें क्या किया था कि कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसमें एक संशोधन किया गया था, उसमें पारित किया गया। और इसमें क्या किया? ये पारित कब किया गया था? तो 3 जनवरी 1900 में इसको पूरा रूप से, कब बात है? 3 जनवरी 1977 को लागू किया। कब किया? लागू किया। इसे लागू कर दिया गया। जो 42वां संविधान संशोधन सामने आए, उसमें लागू कर दिया गया। और इसमें से 3 शब्द को जोड़ दिया गया। लागू किया और इसके अंतर्गत 3 शब्द सामने आए। क्या आए थे? 3 शब्द सामने आए थे। और वो शब्द कौन से थे? अखंडता। पहला क्या था? अखंडता। दूसरा था समाजवादी। क्या था? समाजवादी। और तीसरा था पंथ निरपेक्षता। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द सामने आए थे। प्रस्तावना में क्या कौन से आए थे? कि 3 शब्द है, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। क्या था? पंथ निरपेक्षता।
आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएगा, प्रस्तावना में कैसे पूछेंगे कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में जब प्रस्ताव किया गया था, जब ये बिल पास किया गया तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें निश्चित मान लिया था कि प्रस्तावना में संविधान का भाग है, प्रस्ताव में संशोधन किया जा सकता है। क्या है इसमें, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और आपको एग्जाम में पूछे कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया, तो आपको ध्यान रखना प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार किया गया, और वो कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया था। और इसे लागू कब किया गया, 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया। इसमें क्या किया, 3 शब्द को जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। कौन से, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़े गए थे। फिर प्रस्तावना वाद योग्य, तो ध्यान रखना जो प्रस्तावना है केशवानंद भारती जो वाद आया था उसमें कहा है कि प्रस्तावना वाद योग्य है और न्याय योग्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना ये न्याय योग्य नहीं है परंतु वाद योग्य, इसमें वार्तालाप की जा सकती है पर न्याय इसमें न्यायालय काम नहीं कर सकता है। आधारभूत ढांचे मूलभूत ढांचा का वाद है, यानी ये एक आधारभूत ढांचा है जिसे मूलभूत ढांचा के नाम से भी जाना जाता है। आधारभूत ढांचा है, इसमें ध्यान रखना जो ये केशवानंद भारती वाद में जब न्यायालय में विवाद प्रारंभ किया, जिसमें जो AK सिकरी की अध्यक्षता में, किसकी सिकरी, AK सिकरी की अध्यक्षता में एक बेंच बुलाई गई थी, उसमें 7 बेंच कितनी थी, 7 या 6 इसमें न्यायाधीश कितने थे, 7 से 6 इसमें कैंडिडेट थे जिन्होंने इस प्रस्तावना को पास किया गया था, जिसमें 7 तो मत एक साइड और 1 को 6 मिले थे। तो इसलिए इस प्रस्तावना में जो केशवाद को सबसे वाद योग्य मान लिया गया था। तो अपन ध्यान रखना जो केशवानंद भारती आया था उस विवाद से इसमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि केशवानंद भारती ने बनाम केरल सरकार थी जो 1973 में पारित की गई थी, जो प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें एक बार संशोधन किया गया था और 42 में किया गया था। कब पारित किया गया, तो 1977 को लागू किया गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता। तो आपको फिरता प्रस्तावना वाद योग्य है, आधारभूत ढांचे हैं। इसमें AK सीकरी की अध्यक्षता में बेंच बुलाई गई थी जिसमें 7 से पारित की गई थी। बेंच कितनी थी, 7 से 6 थे, जिसमें 7 की अपनी मत से प्राप्त किए गए थे, जिसके कारण आज ये प्रस्ताव में केशवानंद भारती जो 73 का संविधान प्रस्ताव था उसे पारित कर मान लिया गया था। फिर है आपके पास में अगला आता है, अगला कौन सा आता है विवाद, जो SR बम्बई विवाद आया। कौन सा विवाद आया था, SR बम्बई विवाद आया था। और ये कब पारित किया गया था, 1994 में आया था। कब आया था ये, 1994 में आया था। इसमें क्या है कि ये SR बम्बई विवाद आया था, ये 1994 में आया था। कब की बात है, 1994 में आया था। इसमें बात बताई थी कि इस वाद में आपको ध्यान रखना जो पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा माना। क्या माना गया था, जो पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा मान लिया गया और इसे घोषित किया गया। और अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है किस वाद में, जो SR बॉम्बे वाद आता है 1900 कब आता है, 1994 में आता है। जो इस वाद में क्या कहा गया था कि पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना की आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है और अनुच्छेद 356 के तहत न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें क्या की जा सकती है कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसलिए आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे कि SR बम्बई वाद कब पारित हुआ, कि ये वाद कब आया था, तो आपको ध्यान रखना है इनका सन याद रखना है। क्या याद करना है, सन कौन सा है, 1994 में आया था। कब आया था ये, 1994 में आया था ये वाद। फिर आता है एक वाद आता है LIC ऑफ इंडिया वाद। कब आता है, LIC ऑफ इंडिया वाद आता है, ये 1995 में आता है।
कब आता है ये? 1995 में आता है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है? इसमें मान लिया गया था कि संविधान है प्रस्तावना का भाग है। क्या कहा था? कि संविधान है जो प्रस्तावना का भाग है। फिर इसमें से जो छोटे छोटे ऐसी बातें होती है जिसमें प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, तो मैंने आपको वो भी बात बताई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये किसने कहा था? कि जो प्रस्तावना की ये कहने वाले कौन थे? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो संविधान का भाग है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये कहने वाले कौन थे? तो आप ध्यान रखना, ये प्रस्तावना कुंजी कहने वाले अर्नेस्ट बाकर थे। कौन थे? अर्नेस्ट बाकर। अर्नेस्ट बाकर। अर्नेस्ट बाकर ने ये संविधान निर्माता विचारों को जानने की कुंजी कहने वाले कौन थे? अर्नेस्ट बाकर थे। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये परिचय पत्र कहने वाला एन.आर. पालकीवाला था। कौन था? एन.आर. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला जो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र कहने वाला कौन था? एन.ए. पालकीवाला। आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र जो शब्द है वो किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना, एन.ए. पालकीवाला। आपको डायरेक्ट एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे, पालकीवाला शब्द हो तो आपको वहां पे आपको टिक करना है ताकि आपका आंसर सही हो सके। फिर आगे प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी प्रस्तावना है जो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? ये ध्यान रखना, कहने वाले अलाउद्दीन। ये कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अय्यर। कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो दीर्घकालीन सपनों का विचार कहने वाले कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आगे कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये भाग कहने वाला कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो संविधान की भाग कहने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना, ठाकुरदास भार्गव थे। कौन थे ये? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। भार्गव थे। अगला प्रश्न पूछे जाएगा कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली है, ये कहने वाला कौन था? तो के.एम. मुंशी थे। कौन थे ये? के.एम. कौन थे? के.एम. मुंशी ने ये बात की थी कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने की थी। किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। संविधान शरीर है। ध्यान रखना, क्या बात की कि संविधान शरीर है, प्रस्तावना आत्मा है, संविधान इमारत है और प्रस्तावना नींव है। कि संविधान शरीर है पर प्रस्तावना आत्मा है, संविधान इमारत है तो प्रस्तावना नींव है। क्या बात की कि जो संविधान है शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है और संविधान इमारत है तो प्रस्तावना नींव है। ये बात कहने वाला कौन था? तो सुभाष। कौन थे? सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप। ये बात किसने की थी? सुभाष कश्यप ने की थी कि ये बात कहने वाले कौन थे? सुभाष कश्यप।
कश्यप। तो आपको ध्यान रखना, आज तक अपन इतना ही पढ़ाएंगे क्यों प्रस्तावना है थोड़ी बड़ी है। अपन स्टार्ट करेंगे आज जो महत्वपूर्ण जितने वाद हुए थे अपन प्रस्तावना बताए थे, और जितने वाद थे मैंने यहाँ से विस्तार से बता दिया। और कभी भी कोई एग्जाम में यहाँ से मुझे लग रहा है कहीं बाहर नहीं जाएगा, मैंने जो विस्तार से बताया है वो आप थोड़ा ग्रहण करके पढ़ना। थैंक यू।